हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और शाम के 5 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, रेनू बालाजी, कविता जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ आप लोगों को? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉर्ड रिपन तक, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में पढ़ना है हमने जिसके बारे में, लॉर्ड डफरिन के बारे में, ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर के और 1888 के बीच में रहा। लॉर्ड डफरिन। तो देखो, लॉर्ड डफरिन के समय पर याद रखेगा, एक तो पंचदेह समस्या, पंचदेह प्रॉब्लम होती है। पंचदेह प्रॉब्लम, पंचदेह समस्या हुई थी, ठीक है। तो क्या हुई थी? पंचदेह प्रॉब्लम, पंचदेह समस्या हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी ये समस्या? अफगानिस्तान में, ठीक है। ये समस्या हुई थी अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र थे, ठीक है, पंचदेह वाला ही क्षेत्र था, पंचदेह क्षेत्र ही था, जिसमें क्या हुआ था, और मैर्व ओसिस, ठीक है ना, ओसिस, इसमें रशिया का कब्जा हो चुका था, ठीक है ना। मर्व ओसिस और दूसरा पंचदेह, इन दोनों प्रॉब्लम, इन दोनों स्थानों पर रशियन फोर्सेस आ चुकी थी, रशियन फोर्सेस का कब्जा हो चुका था। और मैं काफी समय से बता रहा हूं कि रशिया काफी समय से अफगानिस्तान में जो था इंटरफेरेंस कर रहा था। और अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अगर रशिया का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया तो उसमें भारत जैसी कॉलोनी पर शासन चलाने के लिए अंग्रेजों को दिक्कत हो सकती थी। और इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि रशिया कभी भी अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करे। तो लेकिन रशिया ने इस समय ये एक एरिया था अफगानिस्तान का जिसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। और जो जुल्फिकार पास वाला एरिया था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था इस समय, ठीक है ना। जुल्फिकार पास वाला एरिया, जुल्फिकार पास, जुल्फिकार दर्रा, जुल्फिकार दर्रे वाला क्षेत्र था, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था, ब्रिटिशर के कंट्रोल में था अफगानिस्तान का ये क्षेत्र। तो रशिया में पंचदेह में समस्या हुई थी कि ये क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ से निकल करके और रशियन फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। तो रशियन फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था इस अफगानिस्तान के थोड़े से क्षेत्र को, ठीक है। चलिए, इसके बाद 1886 में याद रखिएगा कि थर्ड बर्मीज वॉर हुई थी, ठीक है ना। तो 1886 में थर्ड बर्मीज वॉर, तो तृतीय बर्मा युद्ध, तो थर्ड बर्मीज वॉर, तृतीय बर्मा युद्ध, बर्मा की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफीटेड, डिफीटेड थीबा, थीबा। तो जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थीबा को हराया, थीबा को हराया। थीबा कौन था? तो ये था बर्मा का राजा, किंग ऑफ बर्मा, ये था किंग ऑफ बर्मा, बर्मा का राजा था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थीबा को हराया, ठीक है ना, जो कि बर्मा का राजा था। अब बात अगर मैं करूं कि कॉजेज क्या थे, कारण क्या थे तृतीय बर्मा युद्ध के, व्हाट इज द कॉजेज, कारण क्या थे? देखो, अगर कारण की बात की जाए तो पहला कारण तो ये था कि फ्रांसीसी राजदूत को बर्मा में सम्मान मिला था। भाई साहब, बर्मा के राजा थीबा जो थे वो भैया फ्रांसीसियों का बड़ा सम्मान कर रहे थे, ठीक है ना। फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग जी, अर्चना जी, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो पहला कारण तो ये था कि फ्रेंच इनवॉय ऑर्डर ऑनर्ड इन बर्मा, फ्रेंच इनवॉय ऑनर्ड इन बर्मा, कि बर्मा में फ्रांसीसी राजदूत का, बर्मा में फ्रांसीसी
राजदूत का सम्मान करना। बर्मा में फ्रांसीसी राजदूत का क्या करना? सम्मान करना। तो बर्मा में फ्रांसीसी राजदूत का क्या करना? सम्मान करना। ठीक है ना। दूसरा याद रखिएगा, जो बर्मा बॉम्बे बर्मा ट्रेड कंपनी थी, ठीक है, दूसरा कारण अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारण है कि जो बॉम्बे बर्मा ट्रेड कंपनी थी, बॉम्बे बर्मा ट्रेड कंपनी, बॉम्बे बर्मा व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है ना। तो बॉम्बे बर्मा व्यापारिक कंपनी जो थी, इस पर थीबा ने जुर्माना लगा दिया, ठीक है ना। थीबा ने जुर्माना लगा दिया, और भाई साहब अंग्रेज जो कि 75 देशों पर शासन कर रहे थे, जो जिन्होंने भाई साहब मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 75 देशों पर शासन किया था, उस पर एक छोटे से देश म्यांमार ने, बर्मा ने क्या कर दिया? जुर्माना लगा दिया। ये तो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं कि बेइज्जती वाली बात थी। और अंग्रेज कैसे जुर्माना पे कर सकते थे? अंग्रेजों ने जुर्माने से बचने के लिए वॉर छेड़ दी थी, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। हालांकि हारने के बाद, और एक बात और कही थी बर्मा के राजा ने, थीबा ने, कि चीन के साथ व्यापार की इजाजत दी जाए, ठीक है ना। कि बॉम्बे बर्मा ट्रेड कंपनी को चीन के साथ व्यापार की इजाजत दी जाए, वो भी बर्मा के थ्रू। चीन के साथ व्यापार की इजाजत दी जाए, इजाजत दी जाए, ठीक है। तीसरा कारण ये था, ठीक है। तो परमिशन टू ट्रेड विद चाइना थ्रू बर्मा, ठीक है ना। परमिशन टू ट्रेड, परमिशन टू ट्रेड विद चाइना थ्रू बर्मा, ठीक है ना। तो बर्मा के थ्रू जो है चीन के साथ व्यापार की इजाजत दी जाए, ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस जो थे लगातार बर्मा का राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समक्ष रख रहा था, और फ्रांसीसियों का लगातार सम्मान हो रहा था वहां पर। तो ये चीज अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, और अंग्रेजों ने वॉर छेड़ दी। और इस वॉर में अंग्रेजों ने थीबा को हराया, और थीबा को हराने के बाद याद रखिएगा 1886 में अपर बर्मा, भाई लोअर बर्मा पे तो पहले ही कब्जा हो चुका था रंगून वगैरह पे, अब बचा था क्या? अपर बर्मा। अपर बर्मा 1886 में, याद रखिएगा, अपर बर्मा, या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीट बर्मा, कंप्लीट बर्मा जो था वो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ चुका था, ठीक है ना। बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कंप्लीट बर्मा बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो याद रखिएगा ये चीज। तो पूरा बर्मा जो था वो ब्रिटिश भारत का भाग था। और याद रखिएगा 1886 से कंप्लीट बर्मा 1886 से लेकर के और 1937 तक बर्मा जो था वो ब्रिटिश इंडिया का भाग था, भारत का भाग था। 1937 में अंग्रेजों ने इसे अलग कर दिया था। 1937 में फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह इतना जोर शोर से चल रहा था ना, कि धीरे धीरे अंग्रेज अब पीछे हट रहे, धीरे धीरे। तो बर्मा को सबसे पहले आजाद कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से। तो 1886 से 1937 तक बर्मा, जिसे मॉडर्न डे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो 1937 में अंग्रेजों ने अलग कर दिया था भारत से, ठीक है। तो 1937 तक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बर्मा कब तक भारत का भाग रहा, तो आप कहेंगे 1937, ठीक है ना। 18 सिंस 1860 86 टू टिल 1937, ठीक है। तो 1937 में बर्मा भारत से वापिस से अलग हुई। चलिए यहां तक बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा 1885 में, जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया लॉर्ड डफरिन के ही समय पर। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, किसके समय पर? तो लॉर्ड डफरिन के समय पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। इसके बारे में जरा 5-10 मिनट के बाद बात करूंगा मैं।
देखो बनी कैसे थी तो बात करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, इंडियन नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने बनाई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ इसमें थे आनंद मोहन बोस, ठीक है ना। कौन थे? ऐड लिख लीजिए, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी 1883 में। इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस ने अपना पहला अधिवेशन किया था कलकत्ता में दिसंबर 1883 में, ठीक है। तो दिसंबर 1883 में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, कहाँ? कलकत्ता में। इस कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में पहला अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन के अंदर याद रखिएगा इंडियन क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल और एल्बर्ट बिल पर डिस्कशन किया गया था, ठीक है ना, इस फर्स्ट अधिवेशन में। तो याद रखिएगा दो चीजों पर डिस्कशन हुआ था, तो इंडियन क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल, इंडियन क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल, या फिर इसी को आप जानते हैं एल्बर्ट बिल के नाम से। एल्बर्ट बिल कल बताया था इसके बारे में, कंट्रोवर्शियल बिल था। तो इस पर डिस्कशन हुआ था, इसके बारे में कल भी बताया था आपको, ठीक है ना। इस बिल पर डिस्कशन किया गया था, ठीक है ना, कि पहले तो अंग्रेजों ने भारतीय न्यायाधीशों को इजाजत दे दी, उसके बाद अगले 6 महीने में इस बिल को वापस भी ले लिया गया, ठीक है। तो इस बिल पर डिस्कशन किया गया था 1883 के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में, जो कि दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसके बाद इसी का अधिवेशन हुआ था सेकंड सेशन दिसंबर 1885 में, ठीक है। तो दिसंबर 1885 में याद रखिएगा इसी का अधिवेशन हुआ था, सेकंड सेशन कहां पर? कलकत्ता में, ठीक है ना। दोबारा से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड सेशन हुआ था कहां पर? तो कलकत्ता में। द्वितीय अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें इंडियन एसोसिएशन, मोहम्मदन इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इसके अलावा मोहम्मदन मोहम्मदन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन, मोहम्मदन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने भाग लिया। मतलब भारतीयों ने भी, हिंदुओं ने भी, मुस्लिम्स ने भी, और अंग्रेजों ने भी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने भी इसमें क्या लिया था? इन तीनों ने ही इस अधिवेशन में भाग लिया था। मतलब हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज तीनों ने ही इस अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन में ज्यादातर हिंदू थे, मोहम्मदन में मुस्लिम्स थे, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सदस्य मैक्सिमम जो थे वो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। तो सभी ने इसमें भाग लिया था। और 28 दिसंबर इसी अधिवेशन में, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। तो 28 दिसंबर और 1885 को डेट याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है ना। तो बाय, याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी। हालांकि इनके साथ दो लोग और भी थे, एक तो थे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे थे एमजी रनाडे, एमजी रानाडे, ठीक है ना। तो तीन लोग, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और एमजी रानाडे, इन तीनों ने मिलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को, जो कि सेकंड अधिवेशन था कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें की थी, ठीक है ना, उसमें की गई थी। याद रखिएगा कहां पर? एट संस्कृत कॉलेज मुंबई में, ठीक है। किस स्थान पर की गया कांग्रेस का गठन? तो याद रखिएगा एट संस्कृत कॉलेज मुंबई।
ठीक है। तो इस अधिवेशन के बाद, ये भी दिसंबर में हुआ था, तुरंत ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया एट संस्कृत कॉलेज मुंबई, या मुंबई तो छोड़, बॉम्बे लिखूंगा, बॉम्बे। तो संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में विद 72 मेंबर्स, 72 सदस्यों के साथ, विद 72 मेंबर्स, तो 72 सदस्यों के साथ, तो 72 सदस्यों के साथ संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और एमजी रानाडे के द्वारा। ठीक है, एमजी रानाडा के द्वारा जो है गठन किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 28 दिसंबर में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे, याद रखिएगा, इंडिया के क्या थे, फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे। ठीक है ना, और इन्हें बर्ड लवर, पक्षी प्रेमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलन ए ओ ह्यूम, इनको शॉर्ट में ए ओ ह्यूम भी मिलता है जब ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, और इनको बर्ड लवर, पक्षी प्रेमी भी कहा जाता है, पक्षी प्रेमी। और ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे इंडिया में, पक्षी प्रेमी। ठीक है ना, फॉर्मर सिविल सर्वेंट। ठीक है, कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे भारत में, उनको लगता था कि कुछ अंग्रेज भारत में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज भारतीयों के साथ जाति कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ अंग्रेज भारतीयों के साथ भी कांग्रेस का गठन किया था। हालांकि कांग्रेस का गठन किसी और काम के लिए किया गया था, या तो किसी और काम के लिए गया था, देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है ना, कुछ बंदों ने लास्ट में जाकर के ये भी कहा था कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, देश आजाद हुआ, अब कांग्रेस को खत्म कर दो, डिसॉल्व कर दो। लेकिन उसके बाद इसे पार्टी बना लिया गया भाई साहब, है ना। उसके बाद कांग्रेस को एक पार्टी बना दिया गया। एक समय था, 70 साल तक इस पार्टी ने देश पर शासन भी किया, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, एक दिन अपना टाइम आएगा, है ना, सबका टाइम आता है। और याद रखेगा, लाला लाजपत राय ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द सेफ्टी वॉल्व। ठीक है ना, देश की आजादी के लिए इसका गठन किया गया था। तो लाला लाजपत राय, कई बार एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट्स पूछी जाती है, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द सेफ्टी वॉल्व। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व किसने कहा था, सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा नली किसने कहा था। ठीक है ना, तो कांग्रेस को सुरक्षा नली लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस को सुरक्षा नली किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सुरक्षा नली कहा था। ठीक है, सुरक्षा नली। ठीक है ना, तो ये कहा था कि सुरक्षा नली की तरह काम करेगी इंडिया में, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सुरक्षा नली का काम करेगी। ठीक है, कांग्रेस जो थी, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, अब इसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, ये बात करते हैं जरा इसके अधिवेशनों की, इसके अधिवेशनों से क्वेश्चन आता है, सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब बात करेंगे सेशंस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों की। तो देखो, 28-29 दिसंबर को ही 1885 में पहला अधिवेशन। तो 28-29 दिसंबर 1885, बस डेट एक ही बार लिख रहा हूँ कंप्लीट, बाकी तो बस ईयर चलेंगे, हर साल अधिवेशन होता है। ठीक है ना, हर साल अधिवेशन होता है, आज भी होता है हर साल अधिवेशन, लेकिन हमें आजादी तक के ही याद करना है, उसके आगे के नहीं। ठीक है, तो 28 से 29 दिसंबर 1885 को सबसे पहला हुआ था, कहाँ हुआ था, तो संस्कृत कॉलेज में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना, तो इसके अध्यक्ष, यहाँ आएगा स्थान और यहाँ आएगा वर्ष, यानी कि ईयर। ठीक है, तो बॉम्बे में वो उमेश चंद्र बनर्जी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप क्या कहेंगे, उमेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, तो आप कहेंगे उमेश चंद्र बनर्जी साहब ने। इसके बाद दूसरा सत्र 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना, 1886 में कहा हुआ था, तो आप कहेंगे कि कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में अध्यक्षता किसने करी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी।
तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। 1887 में मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था, और मद्रास में अध्यक्षता किसने करी थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। और याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ रिमार्क्स लिख लो, रिमार्क्स में क्वेश्चन लिखते जाना जो आगे आएंगे। क्वेश्चन आएगा रिमार्क्स में कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो आंसर होगा उमेश चंद। तो यहाँ पे लिख लेना कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, इसमें लिख लेना प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब। कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो आप कहेंगे मद्रास में। किस वर्ष हुआ था? तो आप कहेंगे 1887 में। फिर चौथा अधिवेशन 1888 में। ठीक है ना, चौथा अधिवेशन 1888 में कहा हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉर्ज यूल। ठीक है ना, तो सर जॉर्ज यूल इस समय अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका आंसर होगा सर जॉर्ज यूल। रिमार्क्स में सारे क्वेश्चन लिखते चलना जो मैं बता रहा हूं। तो क्या थे? प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद याद रखिया 1889 में 1800 क्या बोलते हैं इसको, 89 शायद है ना, 1889 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। ठीक है ना, बॉम्बे में, बॉम्बे में। इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्न। ठीक है ना, बेडनबर्न इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 1890 में अधिवेशन था कलकत्ता में। 1890 में अधिवेशन था कहां पर? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो आप याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता ने करी थी। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद नेक्स्ट 1891 में, 1891 में भाई नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहा हुआ था? नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता करी थी पी आनंद चार्लू ने, पी आनंद चार्लू ने। इसके बाद अगला अधिवेशन 1892 में हुआ था, जो कि कहा हुआ था? इलाहाबाद में। और वापस से किसने करी थी? भूमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है ना, इलाहाबाद में। और वापस से किसने करी थी? भूमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता करी थी। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन 1893 में कहा हुआ था? तो लाहौर में। ठीक है, 1893 में कहा हुआ था? तो लाहौर में। और किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी थी। इसके बाद 1894 में मद्रास। ठीक है ना, 1894 मद्रास। और किसने करी थी? तो एल्फर्ड वेब ने, एल्फर्ड वेब ने अध्यक्षता करी थी, एक अंग्रेज ने। ठीक है ना, 1894 के मद्रास अधिवेशन एल्फर्ड वेब। फिर 1895 में पुणे में अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, पुणे में। क्या जगह भाई? 28 दिसंबर डेट रह गई सब में। हाँ बेटा, बाकी सबकी डेट्स नहीं याद करनी ना, आप कर पाओगे इतनी डेट्स याद। ठीक है ना, पहला अधिवेशन है तो पहले अधिवेशन की डेट याद रखनी है, बाकियों में डेट कहाँ याद रख लोगे आप लोग? कोई भी नहीं याद रख सकता, यूपीएससी तक में भी नहीं पूछी जाती इतनी डेट्स तो। हाँ, इतनी डेट्स नहीं याद कर पाओगे भैया। 1947 तक हमने कितने सेशंस पढ़ने हैं? 1885 से लेकर के लगभग 65 अप्रोक्सीमेटली 65 सेशन बन जाएंगे। 65 डेट एक साथ याद रख लोगे? कभी भी नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट की ही डेट है इंपॉर्टेंट, सबकी डेटें थोड़ी याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद आइए 1895 में पुणे में। ठीक है ना, 1895 अधिवेशन हुआ था पुणे में। और अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी थी सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है ना, सत्येंद्र नाथ बनर्जी साहब ने अध्यक्षता करी थी। ठीक है, इसके बाद 1896 में, 1896 में अधिवेशन हुआ था वापस से कलकत्ता में। और अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्ला सियानी ने, सियानी ने। ठीक है ना, कलकत्ता में हुई थी। और किसने करी थी? रहीमतुल्ला सियानी।
रहीमतुल्ला सयानी ने। फिर 1897 में अधिवेशन हुआ था अमरावती में, ठीक है ना, अमरावती में, अमरावती, और अध्यक्षता की थी शंकरन नेयर ने, ठीक है ना, शंकरन नेयर ने। फिर 1898 में अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है ना, मद्रास में, और अध्यक्षता करी थी मदन मोहन बोस ने, मदन मोहन बोस ने अध्यक्षता करी थी। इसके बाद 1899 में, भाई 1899 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है ना, लखनऊ में, और अध्यक्षता करी थी रमेश चंद्र दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता करी थी। इसके बाद 1900 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, 1900 में लाहौर में, और अध्यक्षता करी थी एनजी चंद्रवर्कर ने, ठीक है, एनजी चंद्र चंद्रवर्कर ने, ठीक है ना। फिर 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कहा हुआ था, कलकत्ता में, और अध्यक्षता करी थी किसने, तो अध्यक्षता करी थी दिनसो ई वाचा ने। किसने करी थी, दिनसो ई वाचा ने, दिनसो ई वाचा अंग्रेज थे, ठीक है, दिनसो ई वाचा ने, ठीक है ना, दिनसो ई वाचा ने। उसके बाद 1902 में, 1902 में याद रखेगा कि इलाहाबाद में, और सत्येंद्र सॉरी अहमदाबाद में, इलाहाबाद नहीं अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, और करी थी सत्येंद्र नाथ बैनर्जी ने, सत्येंद्र नाथ बैनर्जी ने अध्यक्षता करी थी। अगला अधिवेशन जो कि 1903 में हुआ था, और कहा हुआ था, मद्रास में, ठीक है ना, मद्रास में हुआ था, और अध्यक्षता करी थी लाल मोहन घोष ने, लाल मोहन घोष ने ये अध्यक्षता करी थी, लाल मोहन घोष, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब इसके बाद 1904 में बॉम्बे में, बॉम्बे में 1904 में, और अध्यक्षता की थी हेनरी जॉन कॉटन ने, हेनरी जॉन कॉटन ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है ना, हेनरी जॉन कॉटन ने अध्यक्षता करी थी। 1905 में, 1905 में बनारस में, ठीक है ना, बनारस में, और ये करी थी गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने, गोपाल कृष्ण गोखले, हु इज कंसीडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु के नाम से जानते हैं आप लोग। 1905 में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता में हुआ था वापस से अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता में हुआ था, और अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। फिर 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, 1907 में, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा बड़ा अच्छा। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। किसने करी थी, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। तो इस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस किस अधिवेशन में दो भागों में बढ़ी थी, तो कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो कांग्रेस लिखिए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ी थी, तो आप कहेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी थी। दो दल बने थे, एक नरम दल एक गरम दल, एक एक्सट्रीमिस्ट एक मॉडरेट, ठीक है ना। तो एक उदारवादी और दूसरे आतंकवादी। उदारवादियों के नेता बने थे गोपाल कृष्ण गोखले, और जो आतंकवादी गरम दल वाले थे उनके जो लीडर बने थे वो बने थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, करेंगे उसके बारे में भी बात। 1908 में अगला अधिवेशन, 1908 में अगला अधिवेशन मद्रास में हुआ था, ठीक है ना,
और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष वापस से, ठीक है ना, मद्रास में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता एज इट इज लिख लीजिए, रास बिहारी घोष। उसके बाद 1909 का अधिवेशन, 1909 का अधिवेशन लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता करी थी मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने ऑल इंडिया हिंदू महासभा का भी गठन किया था, मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने ऑल इंडिया हिंदू महासभा के भी संस्थापक थे। उसके बाद अगला अधिवेशन हुआ था 1910 में, ठीक है ना, इलाहाबाद में। कहा हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? तो इसकी अध्यक्षता करी थी विलियम वेडनबर्ग ने। विलियम वेडनबर्ग, विलियम वेडनबर्ग, विलियम वेडनबर्ग ने की थी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता। इसके बाद 1911 में, तो 1911 में कलकत्ता में, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, बिशन नारायण दर साहब ने, ठीक है ना, बिशन नारायण दर साहब ने अध्यक्षता करी थी। इसके बाद 1912 में बांकीपुर में हुआ था, 1912 में बांकीपुर, बांकीपुर पटना में है, कहाँ है? पटना, बिहार में, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो याद रखिएगा, आर एन मधुकर ने, ठीक है ना। तो आर एन मधुकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1913 का अधिवेशन, अच्छा 1911 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फाइव भारत में आए थे 1911 में, तो उन्होंने भी ये अटेंड किया था। और इसमें याद रखिएगा, किंग जॉर्ज फाइव के सम्मान में जन गण मन पहली बार गाया गया था, हमारा भारत का नेशनल एंथम। तो जन गण मन सैंग फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है 1911 का। तो इसमें इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फाइव ने भी भाग लिया था 1911 में, भारत आए थे किंग जॉर्ज फाइव, ठीक है। और किंग जॉर्ज फाइव ने भाग भाग लिया था इसमें, और उनके सम्मान में जन गण मन पहली बार गाया गया था, ठीक है ना, विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, इज द नेशनल एंथम ऑफ, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार पूछा जाएगा कहाँ गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है जन गण मन फर्स्ट टाइम गाया गया था, ठीक है। इसके बाद 1913 का अधिवेशन, 1913 का अधिवेशन हुआ था कराची में, ठीक है ना, कराची में हुआ था, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। और जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? सैयद मोहम्मद साहब ने। तो सैयद मोहम्मद साहब ने, ठीक है ना, सैयद मोहम्मद साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक। इसके बाद आ जाइए 1914 में, 1914 का अधिवेशन। तो 1914 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और अध्यक्षता की थी भूपेंद्र नाथ बोस ने। भूपेंद्र नाथ बोस, ठीक है। उसके बाद 1915, 1915 का अधिवेशन, 1915 का अधिवेशन बॉम्बे में, बॉम्बे में हुआ था, और अध्यक्ष थे एस पी सिन्हा, ठीक है ना, एस पी सिन्हा साहब। 1916 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब ने की थी, ठीक है ना, लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब ने किया था। और याद रखिएगा, ये ऐसा अधिवेशन था जो कि जॉइंट अधिवेशन था, किसका? तो क्वेश्चन आएगा कौन सा अधिवेशन था जो कि जॉइंट सेशन था? ये एक संयुक्त अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक जॉइंट अधिवेशन था, एक संयुक्त सत्र था। और वह याद रखेगा कि 1907 में जो कांग्रेस दो भागों में टूटी थी, नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, तो वो भी वापस से क्या हो गई थी? एक हो गई थी। तो इस अधिवेशन में रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, दो दो क्वेश्चन बनेंगे अच्छे वाले, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस हो गई थी, ठीक है ना। तो कांग्रेस जो दो भागों में टूटी थी वो वापस से एकजुट हो गई थी, ठीक है ना। तो जॉइंट सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इकट्ठे लिया था।
इसके बाद 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, कलकत्ता में, और जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। और क्वेश्चन आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रिमार्क्स में लिखिए प्रथम महिला अध्यक्ष। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना एनिश बेसेंट, जो कि एक आयरिश लेडी, और जिनका भारत की भाई आजादी में बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है ना, एनी बेसेंट। इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाई थी, बहुत सारे काम किए थे भारत, ठीक है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में, ठीक है ना, 1917 में। अब इसके बाद 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्षता करी थी मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय जी ने अध्यक्षता करी थी। 1918 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक अधिवेशन और हुआ। वैसे तो हर साल एक अधिवेशन होता, लेकिन कई कई बार दो दो भी बुला लिए जाते थे, जैसे कि 1918 में 2 अधिवेशन बुलाए, ठीक है ना। बॉम्बे का ये स्पेशल सेशन था, बॉम्बे वाला, ये बॉम्बे में हुआ था, और ये एक स्पेशल सेशन बुलाया, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता की थी सैयद इमाम हसन ने। तो सैयद इमाम हसन, इमाम हसन ने, ठीक है। रॉलेट एक्ट पर डिस्कशन करने के लिए, अंग्रेजों ने इस समय रॉलेट एक्ट, एक काला कानून पारित किया था, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, जब 1980 तक पहुंचूंगा। अभी तो लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको सारे अधिवेशन लिखवा दूं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 1919 का अधिवेशन, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट पर डिस्कशन हुआ था यहाँ पर 1919 के अधिवेशन में, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। और अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू साहब। मोतीलाल नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता करी। उसके बाद अधिवेशन हुआ था 1920 में, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय साहब। तो लाला लाजपत राय साहब ने अध्यक्षता की। 1920 में एक अधिवेशन और बुलाया गया था, एक स्पेशल अधिवेशन, जो कि नागपुर में था। अधिवेशन क्यों बुलाया गया था, तो आप जानते ही हैं कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया था, इसके चलते एक अधिवेशन और बुलाया गया था 1920 का, नागपुर अधिवेशन, स्पेशल अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवचारी, ठीक है ना। तो सी विजय राघवचारी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। राघवचारी इसके क्या थे, तो भाई इसके अध्यक्ष, ठीक है। 1921 में याद रखिएगा अगला अधिवेशन, 1921 में अहमदाबाद में। हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, ठीक है। इसके बाद 1922 में, 1922 का अधिवेशन हुआ था कहां पे, तो 1922 का अधिवेशन हुआ था गया में, गया, ठीक है, जिसे पुराने समय में बोध गया भी कहा गया है, बिहार में, ठीक है ना, गया बिहार में। और इसके थे चितरंजन दास, चितरंजन दास साहब, चितरंजन दास। फिर 1923 में अगला अधिवेशन जो कि कहां हुआ था, काकीनड आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, काकीनड आंध्र प्रदेश में हुआ था, काकीनड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की। और इसकी अध्यक्षता करी थी किसने, तो मोहम्मद अली जौहर ने। मोहम्मद अली जिन्ना अलग व्यक्ति है, मोहम्मद अली जौहर अलग व्यक्ति है। तो मोहम्मद अली जौहर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद 1924 का अधिवेशन, जो कि अभी रुक जाइए, 1924 में 1923 में ही एक दिल्ली में अधिवेशन बुलाया गया था, स्पेशल अधिवेशन, 2 अधिवेशन आए 1923 में। तो 1923 में एक दिल्ली अधिवेशन, जो कि स्पेशल अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता करी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम आजाद ने। और क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे थे, सबसे कम उम्र के, युवा के मतलब है सबसे कम उम्र के,
who was the youngest president of INC. तो ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। अगले सेशन पर आइए 1924 के। तो 1924 का बेलगांव कर्नाटका में, ठीक है ना, बेलगांव कर्नाटका में हुआ था अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो क्वेश्चन आएगा गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो आप कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद आती है 1925, कानपुर में हुआ, ठीक है ना, कानपुर। और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू, याद रखेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू। इसके बाद अगला अध्यक्ष हुआ, अधिवेशन हुआ 1926, 1926 में। कहां पर? गुवाहाटी, असम में, ठीक है। ये कहा हुआ था? गुवाहाटी, गुवाहाटी में, असम में है गुवाहाटी वर्तमान में। और इसके अध्यक्ष थे कौन? तो एस श्रीनिवासन, एस श्रीनिवासा यंगर, ठीक है, यंगर, ये थे। इसके बाद अधिवेशन हुआ था 1927, 1927 में मद्रास में। मुख्तार अहमद अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 1928 का अधिवेशन जो कि हुआ था कलकत्ता में, और वापस से किसने करी थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी। इसके 1929 में लाहौर में, लाहौर, ठीक है ना। और किसने अधिवेशन कराया हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी आए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी, ठीक है। इसके बाद 1930 का अधिवेशन कराची में हुआ था, लेकिन अध्यक्षता किसी ने नहीं करी थी। 1930 का अधिवेशन कराची में, जिसकी अध्यक्षता किसी ने नहीं करी थी, कोई इसका अध्यक्ष नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि आधी से ज्यादा जनता गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल, ठीक है, इसलिए बहुत कम लोग थे यहाँ पर इस अधिवेशन में। तो कराची में अध्यक्षता किसी ने नहीं करी थी। इसके बाद 1931 में, तो 1931 में अधिवेशन हुआ था वापस से कराची में, ठीक है, कराची से, कराची में हुआ था वापस से अधिवेशन। और यहाँ करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और यहीं पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी डिस्कशन किया गया था, भारत के लोगों को मौलिक अधिकारों, क्योंकि इस समय देश की आजादी बहुत निकट थी, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स पता थे, उन्हें पता था कि देश अब बहुत ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी, और उसके बाद इतने सारे आंदोलन चल रहे थे, दांडी मार्च बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है ना। और देश में भाई साहब क्रांतिकारी बहुत सारे हो चुके थे इस समय पर, सुभाष चंद्र बोस भी लगे हुए थे, ठीक है ना। उधर से भगत सिंह साहब वगैरह भी अब तक शहीद हो चुके थे, आप जानते हैं, 23 मार्च। और 1931 को, इस समय मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो अपने भाई साहब बहुत अच्छे चरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत अच्छी तरफ। तो इस समय उनको पता था कि देश आजाद होने वाला है, तो लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इस पर चर्चा हुई थी इस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल साहब ने कराची में करी थी 1931 में, ठीक है। चलिए आ जाइए 1932 में, 1932 का अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय साहब ने, तो मदन मोहन मालवीय साहब ने अध्यक्षता करी, मदन मोहन मालवीय साहब ने। इसके बाद 1933 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, कलकत्ता में। और याद रखिएगा नेली सेन गुप्ता ने किया था, नेली सेन गुप्ता साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी, नेली सेन गुप्ता। तो नेली सेन गुप्ता साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 1934 का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, 1934 का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था,
और इसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वापिस से अध्यक्ष बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में और अध्यक्षता करी थी किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस अधिवेशन की क्या करी थी, तो आप कहेंगे अध्यक्षता करी थी। इसके बाद 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र, 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में है और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और फर्स्ट सेशन था जो कि एक गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, पहला अधिवेशन था जो एक गांव में कंडक्ट कराया गया। 1938 में हरिपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, हरिपुर अधिवेशन हुआ था। हरिपुर कहाँ, गुजरात में। तो हरिपुर गुजरात में अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस साहब ने अध्यक्षता करी थी। फिर 1939 में अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने इसमें रिजाइन दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन, और इनकी जगह फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी ने कृति खड़े किए थे, जिनका नाम था पत्ताबाई सीतारमैया जी। और इन्होंने 1939 के इस अधिवेशन में दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ था अध्यक्ष बनने के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नॉमिनी कैंडिडेट पत्ताबाई सीतारमैया को हराया था। इससे गांधी जी बड़े परेशान थे। गांधी जी ने भाई साहब इतना प्रेशर डाला सुभाष चंद्र बोस को कि उन्हें इस्तीफा देना, और उसके बाद अब एक हारे हुए व्यक्ति को तो बना नहीं सकते थे वो अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 1940 में, ठीक है ना, 1940 से लेकर के 1946 तक, 1940 से लेकर के 46 तक, याद रखिए, ठीक है ना, एक ही अधिवेशन, ठीक है ना, एक ही अधिवेशन, ठीक है, रामगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, रामगढ़, क्योंकि इस समय जो था ना कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ उत्तर प्रदेश, 40 से 46 तक रामगढ़ उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुए सारे के सारे। और सबकी अध्यक्षता एक ही व्यक्ति ने करे, किसने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, क्योंकि इस समय हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है ना, रामगढ़ उत्तर प्रदेश। और इसके बाद 1947 का, जब देश आजाद हो रहा था, उस समय का लास्ट अधिवेशन हुआ 1947, 1947 स्थान कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मेरठ में, मेरठ में हुआ था, मेरठ, ठीक है ना, मेरठ में। और अध्यक्षता करी थी किसने, तो याद रखेगा जेबी कृपलानी साहब, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, तो जेबी कृपलानी साहब इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आजादी तक टोटल 61 अधिवेशन हुए थे, टोटल कितने, 61 सेशन, टोटल 61 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, 61 अधिवेशन। तो ये हमारे लॉर्ड डफरिन साहब खत्म हो गए। लॉर्ड डफरिन साहब के समय पर यही काम हुए थे, ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन साहब के समय पर। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडाउन साहब के बारे में, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे क्लैरिटी वाला तो कुछ है नहीं, बस आपको याद करने हैं भाई ये अधिवेशन, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस बताए ना बीच बीच के, पहला यंगेस्ट कौन था, सबसे यंगेस्ट कौन था, पहला अध्यक्ष कौन था, कहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कहाँ कांग्रेस की रीयूनियन हुई थी, ठीक है ना, कहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन हुआ था, कौन फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, कौन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इस तरह के जितने भी रिमार्क्स क्वेश्चन कराए ना, वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी एक रीडिंग तो सबकी लेनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। आजकल तो जो क्वेश्चन अनइंपॉर्टेंट भी है ना, वो भी एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसलिए हमने छोड़ा कोई अधिवेशन नहीं, हमने सारे कर लिए, पूछने वाला कुछ भी पूछे हमसे।
हम तैयार हैं पेपर के लिए, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होंगी सारी चीजें आप लोगों को, नोट डाउन कर ली होंगी आपने अच्छे से। तो बस आज का सेशन यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर कल की क्लास। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, ठीक है।